हेलो माय माध्यमिक वॉरियर्स, आई होप कि तुम लोग तैयार हो अपने माध्यमिक 2025 की जर्नी को शुरू करने के लिए। हम लोग आज पहला डिस्कशन जो कर रहे हैं ये डेमो लेक्चर होगा। ऑफ कोर्स जैसा कि हम लोगों ने बात बोला था अपने वीडियो के अंदर, हम लोग यहाँ पे चैप्टर 1 के साथ शुरुआत कर रहे हैं। वही चैप्टर 1 जो कि है लैंड फॉर्म्स के ऊपर। इसके ऊपर मेरा यूट्यूब पे वीडियो है, लेकिन वो 2 साल पुराना है। 2 साल पुरानी पूजा दीदी में और अब वाली पूजा दीदी में डेफिनेटली कुछ अंतर है ना। 2 साल पुरानी वाली पूजा दीदी बहुत ओवर एक्टिंग कर रही थी, इस बार थोड़ा ओवर एक्टिंग कम हो गया है। एंड थोड़ा समझाने का जो टेक्निक है वो भी मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर हुआ है। सो विल स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले हम एक सिंपल सवाल से शुरू करेंगे। मैं एक सिंपल सवाल से ये शुरू करना चाहती हूँ कि ज्योग्राफी, ये जो शब्द है ना, ये ज्योग्राफी वर्ड आखिर है क्या? वॉट इज़ दिस वर्ड ऑल अबाउट? सो ऑलवेज रिमेंबर दैट ज्योग्राफी, ये जो वर्ड है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। तो जियो का मतलब होता है बेटा अर्थ, हमारा प्यारा पृथ्वी, और ग्राफी या ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। तो बेसिकली द स्टडी ऑफ अर्थ इज़ नोन एज ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पृथ्वी के बारे में समझेंगे, वही हमारी प्यारी सी पृथ्वी जिस पे जीवन है, हम उसके बारे में समझेंगे। लेकिन किस नज़रिए से? जो पूरा का पूरा क्लास 10 का जर्नी होने वाला है उसमें मेजॉरिटी पोर्शन तुम्हारा इंडिया का होने वाला है, हमारा भारत के विभिन्न बहुत सारे तरह तरह के स्ट्रक्चर्स, माउंटेन स्ट्रक्चर, प्लेटो के स्ट्रक्चर्स, भारत इंडिया का बहुत सारा जगह जगह पे जो ट्रांसपोर्टेशन है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ है, उसके बारे में पढ़ना है। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। फिर हम अर्थ से रिलेटेड क्या पढ़ेंगे? अर्थ के पे जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं वो कैसे बनते हैं। फिर हम ये देखने वाले हैं कि एटमॉस्फेयर जो होता है उसके बारे में क्या हम जानेंगे, सैटेलाइट्स के बारे में जानेंगे, हम जानेंगे जो ओशन करेंट्स होते हैं। ये थोड़ा सा हमारे लिए नया टॉपिक होगा, हम लोगों ने इसके बारे में कभी नहीं सोचा होगा। ओशन करेंट्स के बारे में जानेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो बकल अप, बी रेडी टू स्कोर 100 on 100। दिस इज़ माई गारंटी। अगर तुमने लेक्चर को बड़े तरीके से फॉलो किया, नोट्स को बड़े तरीके से फॉलो किया, आई कैन गारंटी यू दैट। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो मैंने बोला कि इस सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के बारे में। सो ज्योग्राफी इज़ अ सब्जेक्ट विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थ। इज़ इट क्लियर? तो हम लोगों ने पहला टर्म बहुत अच्छे से क्लियर किया। अगर तुम इस चैप्टर का नाम देखोगे तो उसमें नाम के हेडिंग में एक चीज़ आ रहा है जिसको बोलते हैं लैंड फॉर्म्स। सो ये लैंड फॉर्म्स शब्द क्या है? तो हमेशा याद रखना कि लैंड फॉर्म्स जो वर्ड है ये शॉर्टकट है, ये छोटकू वर्ड है। इसका जो पूरा वर्ड होता है वो होता है लैंड फॉर्मेशंस। बेसिकली अर्थ सरफेस के ऊपर तरह तरह के लैंड फॉर्मेशंस दिखाई देते हैं। कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेटो है, कहीं बहुत दरार है, कहीं अलग अलग प्रकार के इस तरीके के स्ट्रक्चर भी दिखाई देंगे। यानी कि अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर हमारे अर्थ सरफेस पे दिखाई देता है। मतलब कि कुछ ऐसा हाल है कि हम लोग कहते हैं ना कि मून के सरफेस के ऊपर बहुत गहरे गहरे खड्डे हैं, उसको हम लोग क्रेटर्स बोलते हैं, है ना। बहुत गहरे गहरे दरार हैं, बहुत गहरे गहरे खड्डे हैं, गड्ढे हैं, बेसिकली गड्ढे खड्डे एक ही बात। अगर हम लोग अर्थ का सारा पानी निचोड़ लेना, अर्थ पे तो 70% वाटर है, अगर हम सारा का सारा पानी अर्थ से निचोड़ ले तो अर्थ पे मून से भी ज़्यादा गहरे गड्ढे होंगे। तो मून पे गहरे गड्ढे देखकर हम लोग को बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित, बहुत ज़्यादा अस्टॉनिश्ड नहीं होना चाहिए, बिकॉज अर्थ पे जो गड्ढे हैं वो और भी गहरे हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के जो शेप्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, आखिर वो क्यों बनते हैं, हमको इस चैप्टर में उस बारे में जानना है। बट हम हर गहराई को नहीं जानेंगे, हम स्पेसिफिकली यहाँ पे एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस का बात करेंगे। आई विल एक्सप्लेन व्हाट डज दैट मीन। सो बहुत ही क्लियर समझ में आ गया है कि लैंड फॉर्मेशंस या लैंड फॉर्म्स का मतलब होता है द वेरियस स्ट्रक्चर्स दैट आर फाउंड ऑन द अर्थ सर्फेस। अर्थ के सतह पे जो अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, उनमें से कुछ स्ट्रक्चर बहुत ऊंचा होगा, कोई अंदर धंसा हुआ स्ट्रक्चर होगा। ये अलग अलग प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हीं को बोलते हैं लैंड फॉर्म्स, और हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। नाउ ये लैंड फॉर्म्स क्रिएट कैसे होते हैं? तो जिन प्रोसेसेस के मदद से ये लैंड फॉर्म क्रिएट होगा, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जो शब्द है ना मॉर्फिक, इसका मतलब है कुछ बदलाव लाना, मॉर्फिज्म, बदलाव लाना। तो जियोमॉर्फिक यानी अर्थ में बदलाव लाना, तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तो बात को समझो, लैंडफॉर्म्स का मतलब है वो स्ट्रक्चर्स, वो शेप्स जो कि अर्थ सरफेस पे दिखाई देते हैं, और वो जिस वजह से दिखाई देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है दीदी, समझना इस चीज़ को। ये अर्थ सरफेस है,
अर्थ सरफेस के ऊपर कुछ हरकतें होंगी जो अर्थ सरफेस के हिस्से को बदल के रख देंगी। अर्थ सरफेस के ऊपर कुछ हरकतें होंगी, कुछ चीज़ें होंगी, कुछ एक्टिविटीज़ होंगी जो अर्थ सरफेस का रूप बदल देगी, या तो बहुत ऊंचा बना देगी या तो नीचे दरार क्रिएट करेगी। इसको बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। अर्थ सरफेस के नीचे अगर कुछ हो रहा है जिसके वजह से अर्थ सरफेस पे बदलाव आ रहा है, इवन दैट इज जियोमॉर्फिक प्रोसेस। यानी कि दीदी जियोमॉर्फिक प्रोसेस यानी हर वो प्रोसेस, सुनो, जियोमॉर्फिक प्रोसेस यानी हर वो प्रोसेस, चाहे वो अर्थ सरफेस के नीचे हो चाहे वो अर्थ सरफेस के ऊपर हो, अगर वो अर्थ सरफेस के स्ट्रक्चर को बदल रहा है तो वो एक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, वो अर्थ को बदल रहा है। यानी कि ये अगर मेरा अर्थ का सरफेस है, अगर इस सरफेस के ऊपर कुछ हरकतें हो रही हैं या इस सरफेस के नीचे कुछ हरकतें हो रही हैं और वो अर्थ सरफेस को बदल के रख दे रही हैं, देन इट इज़ नोन एज जियोमॉर्फिक प्रोसेस। देन इट इज़ नोन एज जियोमॉर्फिक प्रोसेस। बोलो, कहानी यहाँ तक रिपीट करें। ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पहला चैप्टर में हम लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। लैंडफॉर्म जो शब्द है वो लैंड फॉर्मेशंस से लिया गया है, जिसका सिंपल मतलब होता है कि अर्थ के सरफेस पे बदलाव लाना। लैंडफॉर्म्स का मतलब है अर्थ सरफेस पे जो वेरियस तरह तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, उसी को लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। ये जो लैंडफॉर्म है, अगर अर्थ सरफेस के ऊपर कुछ हरकतें हो रही हैं या अर्थ सरफेस के नीचे कुछ हरकतें हो रही हैं जिनके वजह से ये सरफेस का जन्म हुआ है, जिनके वजह से पहाड़ दरार सब बना है, तो हम उस प्रोसेस को जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर हो गया बात? अब ज़रा समझो, अगर ये हरकतें अर्थ सरफेस के ऊपर हुई हैं, यानी ऊपर अर्थ सरफेस के ऊपर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे अर्थ सरफेस का ढांचा बदल रहा है, इसको बोलते हैं एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। यहाँ लिखा हुआ है, देखो, अभी मैं मिटा के सब लिखूंगी बट अभी मैं समझा रही हूँ। इसको बोलते हैं एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। द वर्ड एक्सो मीन्स आउट। तो अर्थ के बाहर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे अर्थ सरफेस का रवैया बदल रहा है, का लुक बदल रहा है, देन इट इज़ नोन एज एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। वही ऑन दी अदर हैंड, अगर अर्थ सरफेस के नीचे कुछ हो रहा है जिसकी वजह से अर्थ सरफेस का रवैया बदल रहा है, इसको बोलते हैं एंडोजेनेटिक प्रोसेस। एक और चीज़ कंफ्यूज कभी मत होना, एंडोजेनेटिक को एंडोजेनिक भी बहुत लोग बोलते हैं और एक्सोजेनेटिक को एक्सोजेनिक भी बोलते हैं, एक ही बात है। इट्स नॉट समथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ। बात समझ में आ गया? यानी इन शॉर्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट जो अर्थ के बारे में पढ़ना सिखाएगा वो है ज्योग्राफी। इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा, अभी से जो अपने अंदर जोश है वो जगा लो। लैंडफॉर्म्स लैंड फॉर्मेशन से लिया गया है, जिसका मतलब है अर्थ के सरफेस पे अगर कोई ढांचा दिखाई दे रहा है, कोई स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, चाहे वो बहुत ऊंचा है चाहे वो बहुत नीचा है, उसको लैंडफॉर्म बोलते हैं। वो लैंडफॉर्म जिस हरकतों की वजह से जन्म लिया है उसको जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं। अगर ये हरकतें अर्थ सरफेस के ऊपर हुई है तो एक्सोजेनेटिक या एक्सोजेनिक, और अगर अर्थ सरफेस के नीचे हुई है तो एंडोजेनेटिक या एंडोजेनिक। बोलो, एनी डाउट्स? कुछ होना नहीं चाहिए। इस बार इसको मिटा करके एक बार फ्रेशली इसको समझते हैं। अगर प्रोसीड करोगे तो 10 सेकंड आगे मूव कर जाओ। आगे लिखोगे तो वैसे तो खिचड़ी बना के मत लिखना, ऐसे लिखना। मैंने बोला था, अच्छा मैंने शायद इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं बोला, मैं ये बोल के रख देती हूँ। तुम लोग 2 कॉपीज़ बनाओगे हमेशा। एक थिन कॉपी होगा जिसमें जो भी मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ वो लिखोगे, और एक कॉपी होगा जो कंपैरेटिवली मोटा होगा क्योंकि उसमें जो नोट्स मैं भेजूँगी, लॉन्ग नोट्स होंगे, वो लिखना है। 2 कॉपी होगा, थिन कॉपी क्लास वर्क के लिए और नोट्स वाला कॉपी अलग से। तुम्हारा मन है, तुम एक कॉपी में लिखना चाहो लिख सकते हो, बट मैं यहाँ सजेशन दूंगी 2 कॉपी मेंटेन करो, सारा काम तमाम हो जाएगा माध्यमिक का, मतलब अच्छे सेंस में बोली। तो ज्योग्राफी जो है ये जियो प्लस ग्राफी, ये कोई पूछने वाला नहीं है। शुरुआत करें तो अच्छे से करेंगे हर कंसेप्ट को क्लियर करके। तो यानी कि अर्थ प्लस स्टडी हो गया। उसके बाद लैंड फॉर्म्स जो है, इसका कंप्लीट वर्ड है लैंड फॉर्मेशंस, ठीक है। इसके बनने के पीछे का रीज़न है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ये बनता है जियोमॉर्फिक प्रोसेस के कारण, ठीक है। ये जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते हैं, ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस अर्थ सरफेस के ऊपर हो सकते हैं या अर्थ सरफेस के नीचे हो सकते हैं। इकट्ठे जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहलाते हैं। अलग अलग करके देखें तो अर्थ सरफेस के ऊपर वाले को एक्सोजेनेटिक और अर्थ सरफेस के नीचे वाले को एंडोजेनेटिक। यहाँ तक कोई कहानी में दिक्कत है?
नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम मूव करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन जहाँ से क्वेश्चन आता है माध्यमिक का। इसीलिए अब ये क्वेश्चन, इट डजंट मीन कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस वो प्रोसेस है जिनके वजह से अर्थ सरफेस का स्ट्रक्चर बदलता है। वो अर्थ सरफेस के नीचे हो सकता है या ऊपर हो सकता है। एक्सोजेनेटिक प्रोसेस जियोमॉर्फिक प्रोसेस का वो हिस्सा है जो अर्थ सरफेस के ऊपर काम करता है। एक लाइन मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहूँगी। दीदी, सवाल अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि अर्थ सरफेस के ऊपर ऐसा क्या होगा जिसके वजह से या तो यहाँ ऊंचा एलिवेशन क्रिएट हो सकता है या तो कोई दरार क्रिएट हो सकता है। आखिर अर्थ सरफेस के ऊपर ऐसे क्या हरकतें होंगी एक्सोजेनेटिक प्रोसेस के अंदर। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं नेचुरल एजेंट्स। एजेंट क्या होता है? जो तुम्हारा काम करते हैं। तो कुदरत के कुछ भेजे हुए एजेंट्स हैं। उन एजेंट्स में नाम आ रहा है जिसके बारे में पूरा चैप्टर है, वो है वाटर, या मैं बोलूँगी रिवर, ग्लेशियर, विंड। बहता हुआ रिवर एलिवेशन या नीचे दरार क्रिएट कर सकता है। बहता हुआ फिसलता हुआ ग्लेशियर एलिवेशन दरार क्रिएट कर सकता है। बहता हुआ हवा एलिवेशन या दरार क्रिएट कर सकता है। ये सारे के सारे अर्थ सरफेस के ऊपर एक्टिवेट होते हैं या फिर नीचे? ऊपर। इसलिए ये एक्सोजेनेटिक प्रोसेस के अंदर एक एजेंट की तरह काम करते हैं। तो दीदी, एंडोजेनेटिक प्रोसेस क्या होगा? अर्थ सरफेस के नीचे ऐसा क्या होगा जिसके वजह से अर्थ सरफेस का ढांचा बदलने वाला है? तो अर्थ सरफेस के नीचे काम करता है प्लेट्स। तुम लोग पढ़े होगे बचपन में प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। हम लोग का ये डिटेल में क्लास 10 में नहीं है। प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ यानी नीचे जो हमारा अर्थ सरफेस होता है उस पर प्लेट्स होते हैं। अर्थ सरफेस, जो तुम सरफेस पे खड़े हो ना, वो सरफेस बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं कि हिल जाएगा, तुम फ्लोट कर लोगे, बट वो टुकड़े में है। टुकड़े में होने की वजह से वो काफ़ी बार हिलता है और हिलने की वजह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाने की वजह से माउंटेन्स वगैरह का भी जन्म होता है। लेकिन ये हमारे पूरे चैप्टर में नहीं है। तुम लोग अगर अपने चैप्टर का हेडिंग देखोगे तो उसमें एंडोजेनेटिक प्रोसेस के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय एंडोजेनेटिक प्रोसेस। लेकिन पूरा चैप्टर इस बारे में नहीं है। पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है कि कैसे रिवर, ग्लेशियर, विंड अर्थ सरफेस पे अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्मेशंस क्रिएट करने वाले हैं, हम लोग देखेंगे। फिर एक सवाल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेन्यूडेशन। तो अभी मैंने बताया कि रिवर, ग्लेशियर, विंड के बदौलत अर्थ सरफेस का ढांचा बदलने वाला है। इसमें कैसे ये ढांचा बदलेगा? ये ढांचा बदलेगा डेन्यूडेशन के प्रोसेस से। अब ये क्या होता है, लेट अस टॉक अबाउट दैट 1 सेकेंड। डेन्यूडेशन के अंदर आता है वेदरिंग, इरोशन, मास वेस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। ये सारे डेन्यूडेशन के ही पार्ट है जो अर्थ सरफेस के ऊपर एक्ट करेंगे, यानी एक्सोजेनेटिक प्रोसेस की तरह यहाँ पे अर्थ सरफेस को बदलेंगे। लेट अस डिस्कस डेन्यूडेशन इन डिटेल। लेट अस नाउ टॉक अबाउट डेन्यूडेशन। तो एक समझना क्या होता है डेन्यूडेशन, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग एक बात को समझते हैं। मान लो ये यहाँ पे एक ज़मीन है, ऊंचाई पे है। ऑफ कोर्स मैंने अभी बोला कि डेन्यूडेशन में नेचुरल एजेंट काम करेंगे क्योंकि ये एक्सोजेनेटिक प्रोसेस का पार्ट है। यानी कि लगातार विंड बहेगा, रिवर बहेगा, ग्लेशियर बहेगा, जिसके वजह से यहाँ पे कुछ होने वाला है। हम अभी सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए विंड को पकड़ लेते हैं। इमेजिन करो लगातार सालों दर सालों, हज़ारों सालों से विंड बह रहा है। विंड क्या करता है लगातार जब बहता रहता है तो ऊपर का रॉक लेयर जो होता है उसमें अगर पोर्स होते हैं, पोर्स यानी छेद होते हैं, तो हवा उन छेदों में घुस जाता है, उन पोर्स में घुस जाता है, और घुसने के वजह से ये अंदर से उस रॉक को तोड़ने लग जाता है। तुम सोचो ना, अंदर अगर हवा प्रेशर में हवा घुसता जा रहा है तो वो ढीला हो जाएगा। इसलिए टॉप सरफेस जो होता है वो ढीला बन जाता है, यानी कि टुकड़े टुकड़े में टॉप सरफेस का लेयर ढीलापन में आ जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। तो वेदरिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जब नेचुरल एजेंट्स अर्थ सरफेस के ऊपर बहते हैं तो वो अर्थ सरफेस के ऊपर जो रॉक है उसको पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, और वो टूटे हुए पार्टिकल्स
जब इस सरफेस के ऊपर एक टूटे पार्टिकल का लेयर बिछ जाता है, इसको वेदरिंग बोलते हैं। ध्यान देना, ये टूटे हुए पार्टिकल्स अभी तक अपने पोजीशन को नहीं चेंज किए, ये है यहीं पे, ये इसी पहाड़ के ऊपर, इसी रॉक बेड के ऊपर ऐसे पड़ा हुआ है, लेकिन ये छिन्न भिन्न हो चुका है, ये टूट चुका है, इसको वेदरिंग बोलते हैं। तो वेदरिंग में पोजीशन का शिफ्टिंग नहीं होता है, वही जो रॉक बेड है उसका ऊपरी लेयर जो है वो टूट गया है, बहुत सारे हिस्सों में टूट फूट गया है, तो उसको हम लोग वेदरिंग बोलते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस। अब क्या बोलने जा रही हूँ कि ये जो है, ये टूटे हुए पार्टिकल्स, लगातार जब विंड बहेगा तो ये पार्टिकल्स आगे की ओर मूव करेंगे, बड़े बड़े हिस्से भी होंगे, रॉक के पत्थर आगे की ओर मूव करेंगे। जब ये लगातार आगे की ओर मूव करेंगे तो भैया ग्रेविटी नाम का चीज़ होता है, जिसके वजह से ये नीचे ज़मीन पर रगड़ घस करेंगे, नीचे ज़मीन को घिसेंगे अपने रास्ते, और लगातार जब सालों दर सालों ऐसा होता रहेगा तो घिसने की वजह से ये जो ऊंचाई है ये कम होता जाएगा, क्योंकि लगातार यहाँ पे वेदरिंग हो रहा है, आगे की ओर ये बह जा रहा है, आगे की ओर निकल जा रहा है। ये जो वेदर्ड पार्टिकल्स थे, इनको हम लोग ये छोटे मोटे जो टूटे हुए हिस्से, इनको वेदर्ड पार्टिकल बोलते हैं। ये जो वेदर्ड पार्टिकल अपना रास्ता बदलने लग जाता है, यानी कि आगे की ओर शिफ्ट होने लग जाते हैं, और इसके वजह से ये अपने नीचे मौजूद रॉक सरफेस को घिसने लग जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इरोशन। तो जब वेदर्ड पार्टिकल शिफ्ट होने लग जाएंगे और वो घिसने लगेंगे, इसको बोलेंगे इरोशन। अब मैं कुछ बोलना चाहूँगी। अब ये जो वेदर्ड पार्टिकल्स हैं ये आगे गए और ये मान लो इस जगह पे ये इकट्ठा होने लग गए, और यहाँ पे इकट्ठा, यहाँ पे कोई दरार था और उस इकट्ठे होकर के यहाँ इस दरार को भर दिया। तो इस दरार को भर दिया, इसीलिए यहाँ जो इकट्ठापन हुआ है वेदर्ड पार्टिकल का, इसको बोलते हैं डिपोजिशन। और ये जो पूरा प्रोसेस था यहाँ से यहाँ लेकर आने का, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि जब नेचुरल एजेंट्स इस पहाड़, इस पथरीले ज़मीन के ऊपर बहते हैं, तो ये ऊपर के रॉक बेड को, रॉक लेयर को ढीला कर देते हैं, तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, हिस्सों में बांट देते हैं। ये वेदर्ड पार्टिकल्स जब अपने जगह पे मौजूद होते हैं, इन टूटे हुए पार्टिकल्स को वेदरिंग, मतलब इस प्रोसेस को वेदरिंग बोलते हैं। जब ये आगे मूव होना शुरू हो जाएंगे तो ये नीचे के सतह को घिसना शुरू करेंगे, और इस प्रोसेस को हम लोग इरोशन बोलेंगे। ऑन दी अदर हैंड जब ये आगे जाकर के जमा हो जाएंगे, अक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो हम लोग इसको डिपोजिशन बोलेंगे, और इस ओवरऑल पूरे के पूरे प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। इज इट क्लियर? अभी तक एक बात क्लियर नहीं है कि दीदी मास वेस्टिंग किसे बोलते हैं। मास का मतलब धातु, कोई भी चीज़, और वेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि मैंने वेस्ट कर दिया। मास वेस्टिंग का मतलब है जब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, बहुत मैटर करता है ये शब्द, जब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में पोजीशन चेंज हो जाता है किसी रॉक के टुकड़े वगैरह का, तो हम लोग उसको मास वेस्टिंग बोलते हैं। एक एग्जांपल दूं, तुम लोग एवलांच तो जानते ही होगे, या फॉर एग्जांपल तुम लोग लैंडस्लाइड्स जानते होगे। पहाड़ होता है, और पहाड़ पे अगर तुम बरसात के मौसम पे जाना चाहो तो क्या बोला जाता है कि अवॉइड करना, क्योंकि जो पहाड़ होते हैं उनके ऊपर जो पत्थर होते हैं काफ़ी बार ढीले होते हैं, और ये ढीलेपन के कारण ग्रेविटी के चक्कर में नीचे घिसटते हुए आ जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं मास वेस्टिंग। और जब ये घिसटते हुए आएंगे तो ये अपने एरियाज़ को घिसे देंगे, मतलब कि लगातार। अब ऐसा थोड़ी है कि पूरे जीवन भर यही एक पत्थर हिलेगा यहाँ से, ऐसे कई सारे पत्थर जो है वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से घिस घिस के नीचे गिरेंगे, मतलब टूट टूट के या फिर बिखर बिखर के नीचे गिरेंगे ग्रेविटी के चक्कर में। इस प्रोसेस को मास वेस्टिंग बोलते हैं, और ये भी इरोशन क्रिएट करेगा, क्योंकि जब ये आगे की ओर घिसट के नीचे जाएंगे तो अपने सरफेस को इरोड करेंगे, घिसेंगे, और इसलिए जो जो माउंटेन का बेड, माउंटेन का जो पूरा का पूरा वॉल है, जो दीवार है माउंटेन का, बहुत ज़्यादा स्मूथ आउट हो जाएगा ओवर टाइम, क्योंकि लगातार पत्थर गिर गिर के उसको घिस रहे हैं। इसी को बोलते हैं मास वेस्टिंग। ये भी इस पूरे प्रोसेस का पार्ट है। यहाँ पे जो वेदर्ड पार्टिकल्स ऐसे नीचे गिरे ग्रेविटी के चक्कर, यहाँ पे मास वेस्टिंग देखने को मिला, और ये जब घिसते रहेंगे तो इसको इरोशन बोलेंगे। यानी कि डेन्यूडेशन का मतलब क्या है? डेन्यूडेशन उन सभी प्रोसेस को बोलते हैं जिसके वजह से अलग अलग प्रकार के लैंड फॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं। तो दीदी डेन्यूडेशन और एक्सोजेनेटिक प्रोसेस में क्या फ़र्क हुआ? कोई फ़र्क ही नहीं है। एक्सोजेनेटिक प्रोसेस डिफाइन करते वक्त हम बस इतना कहते हैं कि अगर वो कुछ हरकत हो रहे हैं और वो अर्थ सरफेस के ऊपर हो रहा है तो वो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है। बट सवाल ये है कि अर्थ सरफेस के ऊपर हो क्या रहा है जिसके वजह से ये सरफेस क्रिएट हो रहा है, तब हमको डेन्यूडेशन का सवाल उठाना होगा। मतलब मैं तुम्हारे पास गई और मैंने पूछा है भाई अर्थ सरफेस के ऊपर ये अलग अलग प्रकार के लैंड सरफेसेस क्यों दिखाई देते हैं, कभी ऊंचा है कभी नीचा है, तो तुम्हारा आंसर होगा एक्सोजेनेटिक प्रोसेस के कारण।
मैंने पूछा अच्छा एक्सोजेनेटिक प्रोसेस मतलब, तुमने बोला जो भी प्रोसेस अर्थ सरफेस के ऊपर होगा और वो लैंड सरफेस को कुछ ना कुछ नया रूप देगा वो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है। फिर मैंने पूछा कि ये एक्सोजेनेटिक प्रोसेस में ऐसा हो क्या रहा है भाई, तो तुम बोलोगे देखिए इसके अंदर हो रहा है कि नेचुरल एजेंट्स जब बहते हैं ना तो उनके वजह से वेदरिंग होता है, फिर इरोशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है, डिपोजिशन होता है, मास वेस्टिंग होता है, और इन सब के वजह से यानी टेक्निकली एक शब्द में बोलना चाहे तो डेन्यूडेशन होता है, जिसके वजह से देखने को मिलता है अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स ऊपरी सतह के ऊपर। तो डेन्यूडेशन मतलब वो सारे प्रोसेसेस जो कि अर्थ के ऊपर अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं, और ये सारे प्रोसेसेस अर्थ सरफेस के ऊपर काम करते हैं, इसलिए एक्सोजेनेटिक प्रोसेस का ही पार्ट है। इसको बोलते हैं डेन्यूडेशन। ये इंक्लूड करता है वेदरिंग, ये इंक्लूड करता है इरोशन, ये इंक्लूड करता है ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, मास वेस्टिंग। बात समझ में आ गया? इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन बहुत ही आता है डेन्यूडेशन का मीनिंग। तो माध्यमिक का जब टेस्ट पेपर बहुत एंड में सॉल्व करोगे, अब तो शुरू कर रहे हो, तो ये डेन्यूडेशन आता हुआ सवाल तुम देखोगे, इसलिए अभी से प्रिपेयर हो। मास वेस्टिंग भी आ जाता है। मास वेस्टिंग का मतलब क्या है, जब कोई पथरीला हिस्सा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में धड़ल्ले से नीचे गिरता है तो वो अपने सरफेस को इरोड कर देता है, उसको हम लोग मास वेस्टिंग बोलते हैं। ये भी डेन्यूडेशन का पार्ट है। एम आई क्लियर विद दिस? यस। सो अब एक इंपॉर्टेंट पोर्शन आ रहा है। तो डेन्यूडेशन तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मास वेस्टिंग भी, बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, बट ये आया हुआ है क्वेश्चन इसीलिए मैं बोल रही हूँ मास वेस्टिंग भी इंपॉर्टेंट है। और तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है एक और पोर्शन जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडेशन। ये भी आ जाता है, इनफैक्ट मेरे एग्जाम में भी आया था। ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है ज़रा समझो। इमेजिन करो, दो केस बता रही हूँ। केस 1 जहाँ पे ये एक ज़मीन था जिसका ऊपर ये जो हिस्सा ये थोड़ा सा एलिवेटेड था, एलिवेटेड यानी ऊंचा था, और वहीं एक दूसरा ज़मीन था केस 2 जहाँ पे ये ज़मीन जो था वो दरार था, यानी इसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन। वो वाला डिप्रेशन नहीं है, ये डिप्रेशन का मतलब होता है दरार, गड्ढा। इमेजिन करो लगातार जो नेचुरल एजेंट्स हैं, क्या क्या है वो नेचुरल एजेंट्स, रिवर, विंड, ग्लेशियर्स। इमेजिन करो जो नेचुरल एजेंट है उनके लगातार बहाव के कारण जो ये एलिवेटेड ज़मीन है वो घिस गया, और सालों दर साल इसके घिसने के वजह से इसका जो पूरा का पूरा ऊंचाई है वो कम हो गया, और एक समय के बाद ये लेवल्ड हो गया। ये एक केस है। दूसरा केस ये है कि मान लो रिवर्स, विंड, ग्लेशियर्स लगातार अपने कुछ डिपॉजिट्स यहाँ किए। डेन्यूडेशन का प्रोसेस था ना, डिपॉजिट्स किए, जिसके वजह से ये गड्ढा भर गया, तो भी तो लेवलिंग हो गया, तो भी तो एक समतल हो गया। दोनों ही केसेस को हम लोग बोलते हैं ग्रेडेशन। तो ग्रेडेशन का मतलब होता है अगर अर्थ सरफेस लेवल्ड हो जा रहा है, यानी अगर वो ऊंचा था और घिसने के वजह से नीचा होके लेवल्ड हो गया, या अगर वो नीचा था डिपोजिशन के वजह से वो लेवल्ड होके ऊंचा हो गया, तो फिर हम दोनों को ही एक साथ ग्रेडेशन बोलते हैं। और ये होता है नेचुरल एजेंट्स के कारण। जब नेचुरल एजेंट्स बहते हैं और वो इरोड करते हैं तो टॉप सरफेस, एलिवेटेड सरफेस घिस जाता है, नीचा हो जाता है। जब नेचुरल एजेंट्स बहते हैं तो वो जो नीचे डिप्रेशन वाला सरफेस था उस पर डिपोजिशन करके उसको लेवल कर देते हैं। दोनों ही केसेस में ये ग्रेडेशन का पार्ट है। बट फर्स्ट केस में जब ये घिस करके इसको छोटा बना रहा है, इसको बोलते हैं डीग्रेडेशन। और सेकंड केस में जब ये इसको भर करके इसको ऊंचा बना दिया, भर कर, अब ये नहीं कि ज़मीन से ऊंचा हो जाएगा, गड्ढा था अभी गड्ढा भर गया, इसको बोलते हैं हम लोग अपग्रेडेशन। प्लीज़ एग्ज़ाम में बहुत कान खोलकर इसको देखना, कान खोलकर देखना। अगेन मैं क्या बोलना चाहती हूँ भाई, एमसीक्यू में फंसा देगा, बोलेगा द लेवलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, और ऑप्शन में रहेगा ग्रेडेशन, अग्रेडेशन, डिग्रेडेशन। लेवलिंग बोला है, ना तो लेवल डाउन बोला ना तो लेवल अप बोला, तो तुमको जनरल टर्म यूज करना पड़ेगा ग्रेडेशन। लेकिन अगर बोलेगा लेवलिंग अप तो अग्रेडेशन, द लेवलिंग डाउन डिग्रेडेशन। यानी दीदी जब तक अप और डाउन दोनों में से कुछ नहीं बोलेगा ग्रेडेशन बोलूंगी, और जब अप बोलेगा तो अग्रेडेशन बोलूंगी, और जब डाउन बोलेगा तो डिग्रेडेशन बोलेंगे। इज इट क्लियर? बहुत ही सतर्क रहें, ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, माध्यमिक में आता है। सोचो यहीं से माध्यमिक की शुरुआत हो गई है तुम्हारी, सो बी प्रिपेयर फॉर दिस। फाइन। सो हम लोग ये भी बोल देते हैं, बिकॉज हम लोगों को तीनों के तीनों नेचुरल एजेंट्स को डिटेल में पढ़ना है, तो हम सबसे पहले अपना डिस्कशन रिवर का उठाएंगे। हालांकि एक वीडियो के अंदर हम रिवर को नहीं समा पाएंगे, तो इसीलिए हम जस्ट आज रिवर के कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं।
सो दैट हम प्रिपेयर हो जाएं अगले क्लास में जब हम रिवर को लेकर और आगे बढ़ेंगे। ओके, तो रिवर जो कि एक नेचुरल एजेंट है, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस में बहुत हेल्प करता है, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ बेसिक बातें, मान लो ये एक रिवर है जिसका शुरुआत यहाँ पे हुआ है और ये रिवर यहाँ से बहता जा रहा है और यहाँ पे गया। जिस पॉइंट से रिवर का शुरुआत होता है उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? जिस पॉइंट से रिवर का शुरुआत होता है हम उसको सोर्स बुलाते हैं। तुम अपने हिसाब से नामकरण नहीं कर सकते, ये ज्योग्राफी के टर्म से इसको एज इट इज़ यूज़ करो। सोर्स, सोर्स वो पॉइंट है जहाँ से रिवर का शुरुआत हुआ। एक रिवर रेनफेड रिवर हो सकता है, बरसात की वजह से शुरू हुआ है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में रेनफेड रिवर बहुत बड़े नहीं होते। हालांकि इंडिया में बहुत सारे रेनफेड रिवर्स भी हैं जो बड़े भी हैं, लेकिन ये रिवर ग्लेशिएटेड भी हो सकता है। ग्लेशियर्स हिमालय रेंजेस में जो पूरा का पूरा आइस जमा हुआ है वहाँ से मेल्ट होकर आ रहा है। दोनों केसेस हो सकते हैं। ये रिवर है और जिस तरफ ये रिवर बढ़ रहा है उसके डायरेक्शन को हमेशा मार्क करोगे। रिवर जिस तरफ से निकल के जिस तरफ की ओर जा रहा है डायरेक्शन उस तरफ रहेगा हमेशा। रिवर में अगर डायरेक्शन मार्क नहीं किया तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? ये रिवर है। ये जो मेन स्ट्रीम रिवर का बह रहा है इसको हम लोग बोल सकते हैं मेन रिवर। ठीक है, अब तुम जानते हो कि रिवर अकेला नहीं चलता, उसको अकेलेपन का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके साथ बहुत सारे और ट्रिब्यूटरीज जुड़ते हैं उसके रास्ते में, छोटे छोटे और रिवर्स। जो ढलान उस तरफ बह रहा है तो ये रिवर ऐसे आ रहा था, यहाँ से ये चल रहा था, जैसे मैं चल रही हूँ और बगल से एक ढलान की वजह से एक और रिवर मेरे साथ जुड़ गया। ढलान की वजह से, ढलान उस तरफ था तो जुड़ गया ये। तो उन रिवर्स को हम लोग बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो ये सारे रिवर्स जो मेन रिवर्स से जुड़ जाते हैं, उसके रास्ते में जुड़ जाते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग ट्रिब्यूटरीज। तो ये है ट्रिब्यूटरीज। फाइन है, तो ये सारे हैं ट्रिब्यूटरीज। फिर जब रिवर एंड तक जाता है तो रिवर काफ़ी थक जाता है, और क्यों थकता है वो भी हमें पढ़ना है, लेकिन रिवर एंड तक जाते वक्त थक जाता है और बेचारा बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाता है। तो देखो इस समय एरो कैसे बनाऊंगे। ट्रिब्यूटरी ऐसे जा रहा है और मेन रिवर से जुड़ रहा है। ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं वो मेन रिवर से सेपरेट हो रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। रिवर थक चुका है और वो रीज़न हम जानेंगे कि क्यों थक जाता है रिवर। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज जो है ये होता क्या है कि ये रिवर फाइनली एक ओशन में जाके या किसी वाटर बॉडी में जाके अपने आप को उगल देता है। मतलब सारा पानी कैरी करके आया रास्ते भर और एंड पे जाके किसी बड़े वाटर बॉडी में जाके पूरा उगल जाता है, पूरा का पूरा उसमें समा जाता है। तो जहाँ पे रिवर और वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज उसके समा जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिवर का माउथ, रिवर का मुंह। तो रिवर का सोर्स ये है और रिवर का माउथ ये है। यहाँ से शुरू होता है और एंड में जाके अपने डिस्ट्रीब्यूटरीज के साथ एक साथ डुबकी लगा लेता है किसी वाटर बॉडी में। अब एक और चीज़ पूछ रही हूँ, ड्रेनेज बेसिन या रिवर बेसिन किसे बोलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रेनेज बेसिन या रिवर बेसिन किसको कहते हैं? ड्रेनेज बेसिन या रिवर बेसिन? दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट अस टॉक अबाउट दिस। देखो एक सिंपल सा स्टेटमेंट मैं तुम्हारे सामने रख रही हूँ। तुम लोग जानते हो, मान लो एक पल के लिए, पहाड़ों से रिवर का ओरिजिन हो रहा है। ग्लेशियर्स मेल्ट होकर के ये पहाड़ों से ये रिवर का शुरुआत हुआ है। तो ये मान लो पहाड़ है, ठीक है। अब तुम लोग जानते हो कि पहाड़ जो होता है इसके जो वैली, ये वाला जो इलाका होता है वो थोड़ा सा धंसा हुआ इलाका होता है। तो मैं ऐसे मार्क करिए, थोड़ा धंसा हुआ इलाका है, धंसा हुआ। और ऐसे करके बहुत सारे ग्लेशियर्स से मिलते हुए जो रिवर्स है वहाँ पे आके इकट्ठे होंगे और फिर यहाँ से ये आगे की ओर फ्लो होगा अलग अलग जगह पे, और ऐसे रिवर का शुरुआत होता है। मतलब जो पहाड़ होते हैं अगर वो बर्फीले पहाड़ है तो अलग अलग बर्फ़ों से, अलग अलग ग्लेशियर के इलाकों से ये रिवर्स इस तरीके से निकलता है। बहुत बड़ा बड़ा लंबे लंबे रिवर्स होते हैं। ये आते हैं इस जगह इकट्ठे होते हैं क्योंकि ढलान ही इस तरफ है ना, तो सारे ढलान की ओर इस तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, एक लेक क्रिएट करते हैं और यहाँ से बहुत सारे रिवर्स निकलते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा इलाका है, ये पूरा का पूरा इलाका जहाँ से ये वाला रिवर आया, ये जो इलाका है यहाँ से ये वाला रिवर आया, ये वाला इलाका यहाँ से ये वाला रिवर आया, ये यहाँ इकट्ठा हुआ ये इलाका, ये यहाँ बहेगा ये इलाका। मतलब
वो पूरा का पूरा एरिया जहाँ से एक रिवर पूरा का पूरा पानी के साथ अगर मैं इंक्लूड करूँ, रिवर का डिस्ट्रीब्यूटरी सब कुछ मिला के उस पूरे इलाके को, जो रिवर धोता हुआ चल रहा है, रिवर का पानी जो पूरे के पूरे ज़मीन को धोता हुआ चल रहा है, चाहे वो ट्रिब्यूटरीज हो उसका, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटरीज हो, वो पूरा मिला करके ड्रेनेज बेसिन या रिवर बेसिन कहलाता है। रिवर जहाँ जहाँ ड्रेन हो रहा है अपने ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज को लेकर, धोता हुआ चल रहा है सरफेस को, उसको ड्रेनेज बेसिन या रिवर बेसिन बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर है? एक और क्वेश्चन पूछ रही हूँ, वाटर शेड या वाटर डिवाइड क्या होता है? लेट अस टॉक अबाउट दैट फॉर अ मोमेंट। अच्छा, एक और चीज़ बोल दूँ, ये जो रिवर है, ये रिवर का जो किनारा होता है ना, रिवर जो होता है उसका यहाँ पे किनारा होता है ज़मीन का, इस किनारे को हम लोग क्या बोलते हैं? इस किनारे को बोलते हैं रिवर बैंक। और जिस सरफेस के ऊपर रिवर बह रहा होता है, जिस सतह, रिवर हवा में तो बहेगा नहीं, जिस सतह के ऊपर रिवर धोता हुआ बहता हुआ चलता है, उस सरफेस को हम लोग बोलते हैं रिवर चैनल, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर बेड। तो रिवर बेड या रिवर चैनल वो सरफेस है जिसके ऊपर रिवर बह रहा है, वो किनारा जो है उसको रिवर बैंक बोल रहे हैं। हर वो जगह जहाँ से रिवर ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज को धोता हुआ चल रहा है पानी सरफेस को, उसको ड्रेनेज बेसिन या रिवर बेसिन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? एक और सवाल यहाँ पे है, वाटर शेड किसको बोलते हैं? लेट अस टॉक अबाउट दैट। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। व्हाट इज वाटर शेड? आ जाओ जी, देखते हैं। देखो, वाटर शेड या वाटर डिवाइड दोनों एक ही चीज़ का नाम है। ये किसको बोलते हैं? देखो, मानो एक पल के लिए कि ये यहाँ पे पहाड़ है, मैं कुछ इमेजिन करवाने की कोशिश कर रही हूँ। ये यहाँ पे पहाड़ है और यहाँ पे भी सामने की ओर भी एक रिज है, मतलब दिख तो नहीं पा रहा होगा, लेकिन मान लो कि यहाँ पे भी रिज है, मतलब कि एक ऊंचाई है, ऊंचा ज़मीन है। यहाँ पे भी एक छोटा सा पहाड़ ही है, ऐसा समझ लो, क्योंकि कोई बोला है कि पहाड़ ऐसे लंबा लाइन में होगा, कहीं भी हो सकता है ना। यहाँ भी सामने की ओर एक पहाड़ है, तो यहाँ से जो ट्रिब्यूटरीज आए होंगे उनका पानी यहाँ इकट्ठा हो गया। यहाँ से जो ट्रिब्यूटरीज आए होंगे, यहाँ से जो आए होंगे रिवर, वो इनका पानी यहाँ इकट्ठा हो गया। अगर ये रिज नहीं होता तो ये पानी साथ इकट्ठा होता, और साथ इकट्ठा होकर ये सेम रिवर का पार्ट बनता। लेकिन ये पानी, ये बीच में रिज आने के कारण ये अपने अपने रास्ते में मुड़ जाएगा, ये अलग रिवर बन जाएगा, ये अलग रिवर बन जाएगा, अगर ये रिज बीच में नहीं आता तो। इसी रिज को बोलते हैं वाटर डिवाइड या वाटर शेड। वो एलिवेटेड हिस्सा, वो ऊंचा हिस्सा, वो रिज वाला हिस्सा जो कि दो अलग अलग रिवर बेसिन्स क्रिएट कर देता है। ये एक अलग रिवर बेसिन हो गया ना, क्योंकि यहाँ से पूरा का पूरा ट्रिब्यूटरी को मिला के जो रिवर धोता हुआ चल रहा है वो एक डिफरेंट रिवर है। यहाँ पे भी एक डिफरेंट रिवर है क्योंकि वो अलग इलाके को धो रहा है। यहाँ रिज नहीं होता तो मिल जाता, फिर वो एक रिवर का पार्ट बन जाता, लेकिन बिकॉज ये रिज है तो ये दो अलग अलग रिवर बेसिन्स बन गए हैं इस रिज के कारण, इस ऊंचाई के कारण। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वाटर डिवाइड या वाटर शेड, यानी एक ऐसा एलिवेटेड हिस्सा जिसके वजह से दो रिवर्स की मुलाकात नहीं हो पाई, वरना ये एक रिवर बन जाता, दो अलग अलग बेसिन्स क्रिएट हो गया। इसको बोलते हैं वाटर डिवाइड या वाटर शेड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एग्जाम में पूछता है कि वाटर डिवाइड या वाटर शेड का एग्जाम्पल बताओ, क्या बोलेंगे? तुम बोलो, व्हाट डू यू थिंक? तो दो एग्जाम्पल है, इसका याद करना पड़ेगा, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है माध्यमिक के पेपर में, इसलिए अभी याद करते चलो, एग्ज़ाम में तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में भी आ सकता है। मैं कुछ बोलने जा रही हूँ, लिसन टू इट वेरी केयरफुली। एक माउंटेन आता है, माउंटेन रेंज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं विंध्या रेंज, पहाड़ों का लंबा कतार है। ये विंध्या रेंज जो है वो दो रिवर सिस्टम्स को अलग करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नर्मदा रिवर बेसिन, यानी नर्मदा उसके ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज साथ मिला के ये अलग हो गए हैं, और गंगा रिवर बेसिन, वरना ये साथ में मिल जाते हैं, एक बेसिन के पार्ट बन जाते हैं। और सेकंड एग्जांपल है, दो एग्जांपल पूछ रहा है इसलिए तुमको दो ही याद रखना है। सेकंड एग्जांपल है अरावली। ये भी एक वाटर शेड, वाटर डिवाइड की तरह काम करता है, जो इंडस रिवर बेसिन को
अलग कर देता है गंगा रिवर बेसिन से। जी हाँ, गंगा रिवर बेसिन से। इसका अगर तुम मुझे एग्जाम्पल पूछ रहे हो कि दीदी थोड़ा मैप में बताइए, तो मैप में कुछ ऐसा है इसका नज़रिया। ये जो है ना, वैसे हम लोग पढ़ेंगे बाद में, लेकिन मैं अभी बता दूं, ये जो हमारा भारत है, अब मैं भारत पे हंसो मत मेरे डायग्राम पे, मेरा डायग्राम ऐसा ही है अभी के लिए तो। ठीक है, अब ऐसा मैंने बना दिया। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इंडस रिवर बहता है, बहुत सारे इसके ट्रिब्यूटरीज, बड़ा लंबा रिवर है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। यहाँ पे गंगा बहता है, इनके बीच में सेपरेट कर देता है अरावली रेंज। अगर ये अरावली रेंज नहीं होता तो इंडस रिवर के कई सारे ट्रिब्यूटरीज गंगा के ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलके सेम रिवर बेसिन के पार्ट हो जाते हैं बीच में, लेकिन ये दरार पैदा कर दिया। तो अरावली रेंज एक दरार की तरह वर्क कर रहा है इंडस रिवर और गंगा रिवर बेसिन के बीच में। सिमिलरली ये हम लोगों के पास विंध्या रेंज, विंध्या रेंज के यहाँ पे बहता है नर्मदा, और यहाँ पे गंगा बहुत सारे अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ बहता है। अगर ये नहीं होता तो नर्मदा के ट्रिब्यूटरीज और गंगा के ट्रिब्यूटरीज मिलकर के सेम बेसिन के पार्ट बन जाते हैं। तो ये दो वाटर शेड या वाटर डिवाइड्स के एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना। ठीक है जी। फिर एक सिमिलर कॉन्सेप्ट आता है जो कि बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है एट टाइम्स, जिसको बोलते हैं इंटरफ्लूव। तो इंटरफ्लूव क्या होता है, बड़ा बारीक सा फर्क है इसमें। इंटरफ्लूव जो होता है वो दो रिवर वैलीज को सेपरेट करता है। तो ये क्या होता है, इंटरफ्लूव, यहाँ लिख लेते हैं इंटरफ्लूव। तो ये दो रिवर वैलीज को सेपरेट करता है। एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो यहाँ पे एक माउंटेन है, यहाँ से एक रिवर बह रहा है, यहाँ से भी एक रिवर बह रहा है। जैसे मैं यहाँ पे इस पानी यहाँ पे बना रही हूँ, यहाँ पे एक रिवर बह रहा है, यहाँ पे एक रिवर बह रहा है। अगर ये पहाड़ बीच में नहीं होता, यानी कि रिवर क्या करता, इरोड कर करके साथ में बहना शुरू हो जाता है एक सिंगल चैनल में। लेकिन पहाड़ के बीच के होने की वजह से रिवर इतना काट नहीं पाया, पहाड़ को फोड़ नहीं पाया, इरोड नहीं कर पाया, और दो सेपरेट वैलीज में बह रहा है। हो सकता है कि अगर ये रिज पतला हो तो समय में इरोड करते करते ये दोनों रिवर्स जो सेपरेट जगह जगह बह रही हैं, अगर रिज पतला हो तो ये इरोड करते करते एक समय के बाद इसको ख़त्म करके साथ में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग इसको इंटरफ्लूव बोलते हैं। इंटरफ्लूव और इंटरफ्लूव और वाटरशेड या वाटर डिवाइड में फ़र्क ये है कि वाटरशेड या वाटर डिवाइड दो रिवर बेसिन्स को अलग करता है, जो कि पूरा का पूरा वो बेसिन का इलाका है, और इंटरफ्लूव जो होता है वो दो रिवर वैलीज को अलग करता है। हालांकि दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि तुम लोग देखोगे कि जब रिवर फ्लो होता है तो वो अपना वैली क्रिएट करते चलता है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि वाटरशेड दो बेसिन्स को अलग करता है, तो बेसिन्स के अंदर भी वैली के अंदर ही ना फ्लो हो रहा होगा रिवर, जो चैनल होगा उसको दरार करते करते वैली के अंदर ही फ्लो हो रहा होगा। तो टेक्निकली दोनों में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन बुक में दिया होता है, इसलिए हमारा लक्ष्य है कि हम इसको अलग से याद करें तो अच्छा रहेगा। तो इंटरफ्लूव क्या है, ऐसा एक एलिवेशन जो दो रिवर वैलीज को सेपरेट करता है। हालांकि दोनों में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, दैट यू शुड रिमेंबर। इसलिए हाँ, लास्ट चीज़ हम देखेंगे अगले वीडियो में भी, हम ये देखेंगे आइडियल रिवर किसको बोलते हैं, और ये आइडियल रिवर का क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। आइडियल रिवर हम उस रिवर को बोलते हैं जिसके 3 डिस्टिंक्ट कोर्सेज है। डिस्टिंक्ट मतलब लिटरली इतना बड़ा रिवर है कि इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कोर्सेज हैं। एक है अपर कोर्स, एक है मिडिल कोर्स, और एक है लोअर कोर्स। एक ऐसा रिवर जिसके 3 अलग अलग कोर्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है, ऐसे रिवर को आइडियल रिवर बोलते हैं, और इसका एग्जाम्पल है गंगा। हालांकि मैं इसके बारे में आज ज़्यादा चर्चा नहीं उठाऊंगी, कल जब हम लोग रिवर का लॉन्ग प्रोफाइल, क्रॉस प्रोफाइल जानेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि अपर मिडिल लोअर क्या होता है, और ये बहुत मैंने